हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारा गणित पर स्वागत है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या समझेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि दर्पण कैसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, साथ के साथ उनकी परिभाषाएं भी समझा दी थी। तो आज हम समझेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, फिर उसके बाद हम समझेंगे इन दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए अब हम इसमें ये समझते हैं गोलीय दर्पण में। तो गोलीय दर्पण में हम उत्तल और अवतल दर्पण को पढ़ते हैं और साथ के साथ इसके जो परिभाषाएं हैं कुछ उनको समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वक्रता केंद्र की। किसकी बात करेंगे, वक्रता केंद्र। तो ये जो सी है इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ठीक। तो जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक गोलीय दर्पण है। क्या है ये, एक गोला है, कांच का गोला है जिसमें से एक भाग काटा गया है। क्या है, काटा गया है, जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई है और दबा हुआ भाग क्या है, परावर्तक तल है। तो इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ क्या समझना है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, सी को कहते हैं, जो कि ये पॉइंट है, सी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या है, इस खोखले गोले का एक केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र इस खोखले गोले का, ये जो खोखला गोला है, क्या है, ये खोखला गोला है, जो वक्रता केंद्र एक खोखले गोले का भाग है, जिसका सॉरी वक्रता केंद्र खोखले गोले का क्या है, एक केंद्र है। ये जो वक्रता केंद्र है सी, इस गोले का क्या है, एक केंद्र है, क्योंकि बीचा बीच में, इसलिए क्या है, ये केंद्र है। तो वक्रता केंद्र इस गोले का क्या है, एक केंद्र है, जिसका जिसका गोलीय दर्पण एक भाग है, इसका ही तो भाग है, इस केंद्र का इधर का भाग ही तो है। और ये वाला जो है उत्तल दर्पण, वो इधर का भाग है। क्या है, इधर का भाग है। तो क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र एक कांच के खोखले खोखले गोले का केंद्र है, जिसका गोलीय दर्पण एक भाग है। क्या है, एक गोलीय दर्पण भाग है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वक्रता केंद्र एक खोखले गोले के कांच के खोखले गोले का केंद्र है। ठीक है, क्या है, एक केंद्र है जिसका गोलीय दर्पण एक भाग है। उसे गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण है उसका वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र इस खोखले गोले का, ये जो खोखला गोला है उसका क्या है, एक केंद्र है, जिसका गोलीय दर्पण क्या है, एक भाग है। तो गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या, गोलीय दर्पण के केंद्र को सॉरी एक कांच के खोखले गोले के केंद्र को, जिसका गोलीय दर्पण एक भाग है, उसका क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। नोट पॉइंट ये है कि अवतल दर्पण में यह परावर्तक तल की और उत्तल दर्पण में परावर्तक तल की दूसरी ओर होता है। ठीक, तो ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में टिक मार्क के लिए आ सकता है। अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है, अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो परावर्तक तल की ओर होता है, क्योंकि परावर्तक तल इस ओर है -x की ओर, तो परावर्तक तल के ओर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। जबकि उत्तल दर्पण में
वक्रता केंद्र जो होता है वो परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। इधर परावर्तक तल है, उधर है दूसरी ओर, मतलब कलई किए हुए तल की ओर। तो आई होप आपको ये वक्रता केंद्र समझ में आ गया होगा। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अब हम समझते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? जैसा कि हमने वक्रता केंद्र पढ़ा है, हम इसमें चाहे तो एक और नोट पॉइंट लिख सकते हैं, या इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। क्या है? प्रदर्शित कर सकते हैं। एक और नोट पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसमें जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र क्या है? माइनस एक्स अक्ष की ओर, किसमें? अवतल में, अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में धन एक्स अक्ष की ओर होता है। किधर होता है? धन एक्स की ओर। देखो जैसा कि यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होते हैं 0,0, यहाँ पर क्या है? 0,0 है, तो इधर क्या है? धनात्मक एक्स अक्ष होता है। तो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र धनात्मक एक्स अक्ष की ओर होता है, और यहाँ से भी 0,0 स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये किधर है? इधर ऋण एक्स अक्ष होता है। क्या है? ऋण एक्स अक्ष होता है। तो इधर अवतल में किधर होता है? अवतल में माइनस एक्स अक्ष की ओर होता है, ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? इसको कहते हैं ध्रुव। किसको कहते हैं? दर्पण का इसको ध्रुव कहते हैं। क्या है? ध्रुव। और ये है वक्रता वक्रता केंद्र। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से, ठीक। इसको रफ कर लेते हैं। अब इसमें भी हम नोट पॉइंट देखते हैं। पहला नोट पॉइंट क्या है? पहला नोट पॉइंट ये है कि अवतल दर्पण में यह परावर्तक तल की ओर होती है। किधर होती है? अवतल दर्पण में यह परावर्तक तल की ओर होती है। क्या है? अवतल दर्पण में यह परावर्तक तल की ओर होती है, लेकिन उत्तल दर्पण में यह परावर्तक तल के दूसरी ओर होती है। क्या होती है? दूसरी ओर होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पहले तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सेम यहाँ पर भी, ये दर्पण का ध्रुव है यहाँ से, और ये इसका वक्रता केंद्र है यहाँ से, तो इसकी बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये परावर्तक तल के दूसरी ओर है, इधर उत्तल दर्पण में। लेकिन अवतल दर्पण में बात करें तो अवतल दर्पण में यह परावर्तक तल के ओर है, क्योंकि परावर्तक तल भी इधर ही है, तो ये परावर्तक तल की ओर होती है। उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर और अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होती है। दूसरा क्या है?
यह अवतल दर्पण में ऋणात्मक, क्या, ऋणात्मक और उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है। क्या है? धनात्मक होती है। तो इस लाइन को रट लेना ही काफी नहीं है, क्या, कि बोल दिया कि अवतल दर्पण में क्या, कि अवतल, यह अवतल दर्पण में, कि ऐसे बोल दें कि अवतल दर्पण में यह ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है। तो इसको रट लेना ही काफी नहीं है, इसको समझना भी होगा कि ये उत्तल दर्पण में ऋणात्मक, उत्तल दर्पण में धनात्मक क्यों होती है और अवतल दर्पण में ऋणात्मक क्यों होती है। तो चलिए इसको समझते हैं क्यों होती है। क्योंकि अगर हम उत्तल दर्पण में, सॉरी, अवतल दर्पण में बात करें तो यह माइनस एक्स अक्ष की ओर होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये 0,0 है और ये किधर है? इधर। तो इधर किसकी होती है? माइनस की। तो इधर ये दूरी किसकी होंगी? माइनस की। तो इसलिए आर किसकी हो जाएगी? माइनस की। ये 0,0 है, इधर सभी दूरियां किसकी होती हैं? प्लस की। इसलिए किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। क्योंकि अवतल दर्पण में यह माइनस एक्स अक्ष की ओर और उत्तल दर्पण में प्लस एक्स अक्ष की ओर होती है। ठीक, तो आई होप आपको इसका कारण भी समझ में आ गया होगा कि माइनस की क्यों होती है और प्लस की क्यों होती है। ठीक, तो चलिए अब हम इसके बाद समझते हैं ध्रुव। तो ध्रुव किसे कहते हैं? क्या है? ध्रुव, गोलीय दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण का ध्रुव। क्या है? गोलीय दर्पण का ध्रुव। तो जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये परावर्तक तल है और ये परावर्तक तल के बीच में है। क्या है? ये मध्य में है। क्या है? मध्य में। मध्य का मतलब बीच में। तो हम कहेंगे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? परावर्तक, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या? मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गोलीय दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का जो ध्रुव है वो किसे कहते हैं? तो ये परावर्तक तल है। क्या है? ये जो है ये परावर्तक तल है। तो इस परावर्तक तल, किसको? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सेम इधर भी ये क्या है? ये परावर्तक तल है और इसका जो मध्य बिंदु है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। तो आई होप आपको ध्रुव भी समझ में आ गया होगा, वक्रता केंद्र भी समझ में आ गया होगा और वक्रता त्रिज्या भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे द्वारक की। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, इसी लाइन को हम बोलते हैं क्या? द्वारक। क्या कहते हैं? द्वारक। तो ये जो लाइन आपको, ये जो लाइन दिख रही है, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो परावर्तक तल है उसके व्यास को, ये जो परावर्तक तल है उसके व्यास को ही हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। जब कोई गोला होता है तो उसका जो व्यास होता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये केवल यहाँ तक है, आधा पार्ट इसका इधर हो गया ऐसे। तो इसका जो व्यास है, व्यास, तो उसके व्यास को हम क्या बोलते हैं? किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही हम उसका
द्वारक कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि द्वारक किसे कहते हैं। ठीक, तो द्वारक की परिभाषा को हम यहां समझ लेते हैं कि इसको हम रफ कर लेते हैं पहले। ठीक, इसको रफ कर लेते हैं। तो द्वारक किसे कहते हैं? द्वारक गोलीय दर्पण के परावर्तक तल को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को गोलीय दर्पण का व्यास कहते हैं, सॉरी गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ठीक, तो ये क्या है? M1 और ये है M2। ठीक है, इसमें भी इसको हम M1 और M2 नाम दे देते हैं। जैसा कि चित्र में M1 और M2 क्या है? गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या है? गोलीय दर्पण का द्वारक। और ये इसको क्या कहते हैं? ये मुख्य अक्ष है। इसको अभी समझेंगे, मुख्य अक्ष। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के द्वारक की बात करें तो ये जो परावर्तक तल है, क्या है? ये जो परावर्तक तल है, इसका जो द्वारक है, परावर्तक तल के द्वारक को हम परावर्तक तल के व्यास को, किसको? व्यास को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये जो परावर्तक तल है, इसके व्यास को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसा कि चित्र में M1 M2 क्या है? गोलीय दर्पण का द्वारक है। क्या है? गोलीय दर्पण का द्वारक है। क्या है? गोलीय दर्पण का द्वारक है। तो आई होप आपको गोलीय दर्पण का द्वारक भी समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ हम नोट पॉइंट देख लेते हैं यहां। तो नोट पॉइंट क्या है? पहला नोट पॉइंट समझते हैं। पहला नोट पॉइंट, तो जैसा कि अगर हम अवतल दर्पण में देखें और उत्तल दर्पण में देखें, तो उत्तल दर्पण में ये जो द्वारक है वो परावर्तक तल की ओर है। किधर है? परावर्तक तल की ओर। और अगर हम इसमें बात करें तो यह परावर्तक तल के दूसरी ओर है। क्या है? दूसरी ओर है। तो क्या हो जाएगा? यह है अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर, परावर्तक तल की ओर, और उत्तल दर्पण में परावर्तक तल की दूसरी ओर होता है। क्या है? दूसरी ओर होता है। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया कि यह उत्तल दर्पण में तो परावर्तक तल की दूसरी ओर होता है और अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होता है। यदि एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाए कि अब टिक मार्क में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कि अवतल दर्पण में द्वारक जो है वो परावर्तक तल के ओर होता है। परावर्तक तल के किधर? परावर्तक तल की ओर, परावर्तक तल के दूसरी ओर, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है टिक मार्क में। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मुख्य अक्ष की। किसकी बात करते हैं? कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो देखिए ये एक क्या है? ये एक सीधी लाइन है। क्या है? ये एक सीधी लाइन है जो किससे होकर जा रही है? ध्रुव और वक्रता केंद्र से। क्या है? ध्रुव और वक्रता केंद्र से। ये दर्पण का ध्रुव है और ये दर्पण का वक्रता केंद्र है। तो वह सरल रेखा, ये क्या है? एक सरल रेखा है ना। तो वह सरल रेखा जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ये क्या है? ये एक सरल रेखा है। क्या है? ये एक सरल रेखा है। वह सरल रेखा जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है उसको हम दर्पण के मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं मुख्य अक्ष को।
क्या है? दर्पण की मुख्य अक्ष, दर्पण की मुख्य अक्ष। तो दर्पण की मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ठीक, वह सरल रेखा, वह सरल रेखा जो जो गोलीय दर्पण के ध्रुव, जो गोलीय दर्पण के ध्रुव, वह ध्रुव व वक्रता, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, गुजरती है, या वक्रता केंद्र से होकर जाती है या गुजरती है, ऐसे लग लो, जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, उसे जाती है, उसे गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। वह सरल रेखा जो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है या जाती है, उसे हम गोलीय दर्पण की या दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आई होप आपको ये सारी, तो चलिए अब हम समझते हैं इसमें मुख्य फोकस की परिभाषा। किसकी समझेंगे? मुख्य फोकस की परिभाषा। इसको कहते हैं हम मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। ये क्या है? एफ जो है इसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या है? मुख्य फोकस। ये आपका मुख्य फोकस है। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, और ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। क्या है? मुख्य फोकस किसका? गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। तो गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं? ठीक, तो जैसा कि आपको ये सभी प्रकाश की किरणें दिखाई दे रही है, ये क्या है? प्रकाश किरणें हैं। ये भी प्रकाश किरणें हैं, और ये भी क्या है? ये प्रकाश किरणें हैं। क्या है? ये प्रकाश किरणें हैं। ये भी प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश किरणें ये, और ये भी क्या है? ये भी प्रकाश किरणें हैं। ठीक, तो प्रकाश किरणें किसके समांतर चल रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। क्यों? क्योंकि जो लाइन ऐसे होती है उनको हम समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर रेखा। ये रेखा है तो इसलिए इसको समांतर रेखाएं कहते हैं। ये किरण है तो इसलिए इनको क्या कहेंगे? समांतर किरण कहेंगे। लेकिन प्रकाश की ये किरणें हैं, कैसे हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। ये भी प्रकाश की जो किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर हैं। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, क्योंकि इस तरीके से जो लाइन होती है उनको समांतर रेखा कहते हैं। ये किरणें हैं तो इनको समांतर किरणें कहेंगे। क्यों? क्योंकि जिन रेखाओं के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है उसको समांतर रेखाएं, और जिन किरणों के बीच में होगा तो उनको समांतर किरणें कहेंगे। तो ये जो किरणें हैं, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। क्या चलती है? प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। इसमें भी चल रही है, इसमें भी चल रही है। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं और परावर्तक तल से टकराने के बाद, क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये परावर्तक तल है। क्या है? ये परावर्तक तल है। और ये भी क्या है? ये जो है ये परावर्तक तल है। क्या है? ये परावर्तक तल है। आपको पता है किसको परावर्तक तल कहते हैं? हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको लेक्चर में। तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। क्या है? प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं और दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के बाद, पहले ये इस पर टकराएंगी और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिल जाती हैं, ये मुख्य अक्ष के बिंदु पर आकर क्या हो रही है? सभी मिल रही है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक तल से टकराने के बाद, परावर्तक तल से
टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिल रही है, क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिल रही है, या जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इससे आ रही हो, जबकि ये तो इससे टकराकर यहीं से मुड़ जाएंगी, क्योंकि तो परावर्तक तल से क्या हो जाती है, टकरा जाती हैं, और टकराने के बाद इनका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक तल से टकराती हैं, और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसमें क्या होती हैं, अवतल में तो ये आती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल में क्या है, ये आती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि ये यहां से आ नहीं रही है, क्योंकि यहीं से टकराकर वापस लौट रही है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे इस बिंदु से ये आ रही हो। इसमें आती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन इसमें वास्तव में मिल जाती हैं, क्या हो जाती हैं, वास्तव में मिल जाती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक तल से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, क्या है, वास्तव में मिलती है, इस पर तो वास्तव में मिल रही है, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लग रहा है जैसे ये इस बिंदु से आ रही है, लेकिन ये इस बिंदु से आती नहीं है, बस ऐसा लगता है जैसे इस बिंदु से आ रही हो, क्योंकि यहाँ से परावर्तन हुआ है तो यहीं से टकरा कर लौट जाएंगे। लेकिन हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो जिस बिंदु पर ये एकत्रित होंगी उस बिंदु को हम क्या बोल देंगे, मुख्य अक्ष का क्या बोल देते हैं, फोकस कहते हैं, सॉरी दर्पण का, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के हम लिख सकते हैं गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक तल से टकराने के बाद या हम लिख सकते हैं परावर्तन के पश्चात का मतलब बाद में, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो जैसा कि हमने समझाया था, सेम वैसे ही डेफिनेशन लिखे, कैसे, मुख्य गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, क्या है, चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक तल से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। नोट पॉइंट क्या है, जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, क्या है, वास्तव में मिलती है परावर्तन के पश्चात
के पश्चात प्रकाश किरणें उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। और नंबर 2, प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिल रही हैं उसे हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें आप एक नोट पॉइंट और देख लीजिए कि एक नोट पॉइंट को हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। तीसरा नोट पॉइंट ये है, अवतल दर्पण में यह अवतल दर्पण में बात करें तो परावर्तक तल की ओर होता है। अवतल दर्पण में यह परावर्तक तल की ओर और उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। क्या है? दूसरी ओर होता है। क्या होता है? दूसरी ओर होता है। तो उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर और अवतल दर्पण में परावर्तक तल के ओर होता है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से ध्रुव जो है P, मुख्य फोकस से ये जो ध्रुव है, मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। किसकी? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको रफ कर देते हैं और देखते हैं मुख्य फोकस फोकस दूरी किसे कहते हैं। ठीक, तो अब हम समझेंगे फोकस दूरी को भी समझ लेते हैं। ठीक, तो फोकस दूरी क्या होती है? जैसे कि ये फोकस है, यहाँ पर, यहां से ये फोकस है ना, ये फोकस है, तो फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। क्या है? ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। किसकी? दर्पण की। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, अगर आप इसमें नोट पॉइंट लिखना चाहो तो एक और लिख सकते हो कि इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से। तो क्या है? चौथा नोट पॉइंट ये है कि इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो जैसे इसमें क्या है, दर्पण, या लिख सकते हैं गोलीय दर्पण के
ध्रुव वह मुख्य फोकस की बीच की दूरी को दर्पण, या लिख सकते हैं गोलीय दर्पण, की फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्या है? इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हम नोट पॉइंट लिखते हैं कि अवतल दर्पण में यह परावर्तक तल की ओर और उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर होती है। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि यह अवतल दर्पण में तो परावर्तक तल की ओर और उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर होती है। तो चलिए इसमें एक और नोट पॉइंट देखते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। तो अगला नोट पॉइंट क्या है? अगला नोट पॉइंट यह है, यह अवतल दर्पण में ऋणात्मक और उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है। क्या है? धनात्मक होती है, क्योंकि अवतल में ऋणात्मक एक्स अक्ष और अवतल दर्पण लिखना है इसको, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में धनात्मक एक्स अक्ष की ओर होती है। ठीक? कैसे? अगर मैं यहां से बात करूं इस तरीके से, तो ये हो जाएंगे आपके 0,0। तो यहां से इधर क्या होता है? 0,0 से ऋणात्मक एक्स अक्ष होती है, इधर क्या होती है? माइनस के एक्स अक्ष होती है। तो माइनस के एक्स अक्ष की ओर है इसकी फोकस दूरी, तो ये किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो अवतल में किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। क्या है? अवतल में माइनस की। लेकिन उत्तल में यहां से अगर बात करें तो ये क्या है? 0,0, तो इधर है, तो इधर किसकी हो जाएगी? देखो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये क्या है? एफ है। इधर क्या होती है? धनात्मक एक्स अक्ष, तो इसलिए किसकी हो जाएगी? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फोकस तल की। किसकी बात करते हैं? अब हम फोकस तल की बात करते हैं कि फोकस तल किसे कहते हैं। ठीक? तो इसको रफ कर लेते हैं पहले। फोकस तल, तो जैसे कि हमें मुख्य फोकस दिखाई दे रहा है, मुख्य फोकस क्या है? ये मुख्य फोकस है, और इधर ये भी क्या है? मुख्य फोकस है। तो अब हम यहाँ पर मुख्य फोकस को समझेंगे। तो एक ऐसा तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता हो, ये तल किससे होकर जा रहा है? मुख्य फोकस से। एक ऐसा तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, एक ऐसा तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है और मुख्य अक्ष के क्या है? ये लंबवत है। एक ऐसा तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है और मुख्य अक्ष के लंबवत हो। ये मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है और मुख्य अक्ष के क्या है? ये लंबवत है। तो एक ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य
फोकस मुख्य फोकस से होकर गुजरता है या गुजरता हो या गुजरता है उसे उसे गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण का फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का फोकस तल कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें नोट पॉइंट की, तो यहाँ पर नोट पॉइंट भी लिख लेते हैं कि यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर, क्या? परावर्तक तल की ओर और उत्तल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। क्या है? परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। तो आई होप अब हमने समझ लिया कि फोकस तल किसे कहते हैं। एक ऐसा तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता हो और मुख्य अक्ष के क्या हो? लंबवत हो, तो उस तल को हम क्या बोलते हैं? फोकस तल कहते हैं। अवतल दर्पण में यह परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। उत्तल दर्पण में यह परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है, लेकिन अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होता है। तो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन आप लिख लो, मैं बोल देता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हो? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हो? तीसरा क्वेश्चन ये है कि फोकस दूरी तथा फोकस तल को परिभाषित कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें और दूसरे बच्चे को शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद।